दोस्तों, दुनिया में भारत आज चाहे शिक्षा के क्षेत्र में कई देशों से पीछे क्यों ना हो, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब भारत इंडिया को शिक्षा का केंद्र बिंदु माना जाता था। भारत ही वो देश है जहां दुनिया का सबसे पहला विश्वविद्यालय खुला था। यह विश्वविद्यालय बिहार में है, जिसे नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में की गई थी, लेकिन बख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, जिसे बख्तियार खिलजी भी कहते हैं, उसने इस विश्वविद्यालय में आग लगवाकर इसे नष्ट कर दिया था। इसी विश्वविद्यालय के ज्ञान की बदौलत से उसकी जान भी बची थी, लेकिन जान बचाने के एहसान के बदले में बख्तियार ने भारत को ऐसी चोट दी जिससे वो आज तक उबर नहीं पाया है। इस वीडियो में हम इस बारे में ही बात करेंगे कि कैसे एक मूर्ख व्यक्ति की छोटी सोच के चलते इस शिक्षा के मंदिर को नष्ट कर दिया गया। ये जानने के लिए आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय का मौजूद खंडहर सैकड़ों सालों बाद भी अपनी समृद्धि की कहानी कहता है, लेकिन एक घमंडी और बेवकूफ इंसान के तुच्छ सोच के चलते ये समृद्धि खंडहर में बदल गई। प्राचीन भारत में नालंदा विश्वविद्यालय हायर एजुकेशन के लिए वर्ल्ड फेमस और मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर था। ये दुनिया के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक है। इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के शासक सम्राट कुमार गुप्त ने की थी और महेंद्रादित्य के खिताब को अपनाया था। यह विश्वविद्यालय बिहार राज्य से 88.5 किलोमीटर दक्षिण पूर्व और राजगीर से 11.5 किलोमीटर उत्तर में एक गांव के पास स्थित है। नालंदा संस्कृत शब्द ना जमा आलम जमा दा से बना है। संस्कृत में नालम का अर्थ कमल होता है। कमल ज्ञान का प्रतीक है। ना जमा आलम जमा दा यानी कमल देने वाली, या यूं कहें ज्ञान देने वाली। काल क्रम से यहाँ महाविहार की स्थापना के बाद इसका नाम नालंदा महाविहार रखा गया। महायान बौद्ध धर्म के इस विश्वविद्यालय में हीनयान बौद्ध धर्म के साथ अन्य धर्मों की शिक्षा दी जाती थी। यहाँ बड़ी और दूसरे देशों के छात्र पढ़ने आते थे। अनेक पुराभिलेखों और 7वीं सदी में भारत भ्रमण के लिए आए चीनी यात्री ह्वेन-सांग और इत्सिंग की यात्रा विवरणों से इस विश्वविद्यालय के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। चीनी यात्री ह्वेन-सांग ने यहाँ लगभग साल भर शिक्षा ली थी। नसांग के लेखों के आधार पर ही इन खंडहरों की पहचान नालंदा विश्वविद्यालय के रूप में की गई थी। 7वीं शताब्दी में भारत आए ह्वेन-सांग नालंदा विश्वविद्यालय में न केवल विद्यार्थी रहे, अपितु बाद में उन्होंने एक शिक्षक के रूप में भी यहाँ अपनी सेवाएं दी थी। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इतने सालों पहले ये विश्व का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था और उस समय इसमें तकरीबन 10,000 विद्यार्थी पढ़ते थे। वहीं इन छात्रों को लगभग 2,000 अध्यापक पढ़ाते थे। यहाँ पढ़ने वाले छात्रों से किसी भी तरह की कोई भी फीस नहीं ली जाती थी। वो निःशुल्क ही यहाँ पढ़ते थे और रहते थे। इस विश्वविद्यालय के क्षेत्र में करीब 200 गांव आते थे। इन गांवों से मिले अन्न और धन से ही यहाँ रहने वाले छात्रों और विश्वविद्यालय का खर्चा चलता था। इस विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यार्थी भारत के विभिन्न क्षेत्रों से ही नहीं, बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फारस और तुर्की से भी आते थे। ये पूरे भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विश्व विख्यात केंद्र था। महायान बौद्ध धर्म के इस शिक्षा केंद्र में हीनयान बौद्ध धर्म के साथ ही दूसरे धर्मों के और दूसरे देशों के छात्र पढ़ते थे। इसके साथ ही यहाँ राजनीति, शिक्षा, इतिहास, ज्योतिष, विज्ञान आदि की भी शिक्षा दी जाती थी। इसके अलावा यहाँ उपनिषदों के कुछ पार्ट्स भी यहाँ उपलब्ध थे। इसकी शिक्षा भी यहाँ विद्यार्थियों को दी जाती थी। युवान च्वांग ने लिखा था कि नालंदा के 1 विद्वान आचार्यों में से 100 ऐसे थे जो सूत और शास्त्र जानते थे और 503 विषयों में पारंगत थे और 50 विषयों में, लेकिन शीलभद्र ही ऐसे थे जिनकी सभी विषयों में समान गति थी। नालंदा के प्रसिद्ध आचार्यों में शीलभद्र, धर्मपाल, चंद्रपाल, गुणमती और स्थिरमती प्रमुख थे। 7वीं सदी में ह्वेन-सांग के समय इस विश्वविद्यालय के प्रमुख शीलभद्र थे, जो एक महान आचार्य, शिक्षक और विद्वान थे। प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ और खगोलविद आर्यभट्ट भी इस विश्वविद्यालय के एक समय कुलपति रहे थे। विद्यार्थियों का प्रवेश नालंदा विश्वविद्यालय में काफी कठिनाई से होता था, क्योंकि केवल उच्च कोटि के विद्यार्थियों को ही प्रवेश किया जाता था। इसके लिए बाकायदा परीक्षा ली जाती थी। अत्यंत सुनियोजित ढंग से और विस्तृत क्षेत्र में बना हुआ यह विश्वविद्यालय स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना था। इसका पूरा परिसर एक विशाल दीवार से घिरा हुआ था। इसमें प्रवेश के लिए एक मुख्य द्वार था। उत्तर से दक्षिण की ओर मठों की कतार थी। अभी तक खुदाई में 13 मठ मिले। मठ 1 से अधिक मंजिल के होते थे। मठों के सामने अनेक भव्य स्तूप और मंदिर थे। मंदिरों में बुद्ध भगवान की मूर्तियां स्थापित थी। केंद्रीय विद्यालय में 7 बड़े कक्ष थे और इसके अलावा 300 दूसरे कमरे थे। इनमें व्याख्यान हुआ करते थे। कमरे में सोने के लिए पत्थर की चौकी होती थी। दीपक, पुस्तक इत्यादि रखने के लिए आले बने हुए थे। प्रत्येक मठ के आंगन में एक कुआं बना था।
8 विशाल भवन, 10 मंदिर, अनेक प्रार्थना कक्ष और अध्ययन कक्ष के अलावा इस परिसर में सुंदर बगीचे और झीलें भी थी। जैन ग्रंथ सूत्र कृतांग में नालंदा के हस्तियान नामक सुंदर उद्यान का वर्णन है। इसके साथ ही पुस्तकालय भवन तो 9 तलों का हुआ करता था। इन पुस्तकालयों में हस्तलिखित हजारों पुस्तकें और छपी हुई लाखों किताबें थी। यहाँ कई दुर्लभ पुस्तकों का भंडार था। अभिलेखों के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय को आक्रमणकारियों ने 3 बार नष्ट किया था, लेकिन केवल 2 बार ही इसको पुनर्निर्मित किया गया। तीसरे आक्रमण के बाद ये कभी पुनर्निर्मित नहीं किया गया। इतिहास के मुताबिक नालंदा विश्वविद्यालय पर पहला आक्रमण स्कंदगुप्त के शासनकाल के दौरान मिहिर कुल के तहत ह्यून के कारण हुआ था। ये हमला 455 से 467 ईस्वी के बीच हुआ था। लेकिन स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारियों ने पुस्तकालय की मरम्मत करवाई और एक बड़ी इमारत के साथ सुधार दिया था। दूसरा आक्रमण 606 से 648 ईस्वी के बीच कोलकाता के गौदास राजा ने किया था। इस बार बौद्ध राजा हर्षवर्धन ने विश्वविद्यालय की मरम्मत करवाई थी। वहीं तीसरा हमला सबसे बड़ा विनाशकारी हमला था। सन 1193 में तुर्क सेनापति इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी और उसकी सेना ने प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। ऐसा माना जाता है कि धार्मिक ग्रंथों के जलने के कारण भारत में एक बड़े धर्म के रूप में उभरते हुए बौद्ध धर्म को सैकड़ों वर्षों तक का झटका लगा था और तब से लेकर अब तक ये पूर्ण रूप से इन घटनाओं से उभर नहीं सका है। बख्तियार के इस विश्वविद्यालय के नष्ट करने के पीछे कहानी बताई जाती है। कहा जाता है कि उस समय बख्तियार खिलजी ने उत्तर भारत में बौद्धों द्वारा शासित कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। एक बार वो काफी बीमार पड़ जाता है। उसने अपने हकीमों से काफी इलाज करवाया, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाता है और मरने की स्थिति में पहुंच जाता है। तभी किसी ने उसको सलाह दी कि वो नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र को दिखाए और इलाज करवाए। लेकिन पहले खिलजी इसके लिए तैयार नहीं होता है। उसे अपने हकीमों पर ज्यादा भरोसा था। वो ये मानने को ही तैयार नहीं था कि भारतीय वैद्य उसके हकीमों से ज्यादा ज्ञान रखते हैं या ज्यादा काबिल हो सकते हैं। लेकिन अपनी जान बचाने के लिए उसको नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र को बुलवाना पड़ा। फिर बख्तियारपुर खिलजी ने वैद्यराज के सामने एक अजीब सी शर्त रखी और कहा कि मैं उनके द्वारा दी गई किसी भी प्रकार की दवा नहीं खाऊंगा, बिना दवा के वो उसको ठीक कर। वैद्यराज ने बख्तियारपुर की बात सुनी और कुछ सोचकर उसकी शर्त को मान लिया और कुछ दिनों के बाद वो खिलजी के पास एक कुरान लेकर पहुंचे और कहा कि इस कुरान के कुछ पन्ने रोज पढ़ें। बख्तियार खिलजी ने वैद्यराज के बताए अनुसार कुरान को पढ़ा और ठीक हो गया। ऐसा कहा जाता है कि राहुल श्रीभद्र ने कुरान के कुछ पन्नों पर एक दवा का लेप लगा दिया था। वो थूक के साथ उन पन्नों को पढ़ता गया और ठीक होता चला गया। खिलजी इस तथ्य से परेशान रहने लगा कि एक भारतीय विद्वान और शिक्षक को उनके हकीमों से ज्यादा ज्ञान था। फिर उसने देश से ज्ञान, बौद्ध धर्म और आयुर्वेद की जड़ों को नष्ट करने का फैसला किया, जिसके परिणाम स्वरूप खिलजी ने नालंदा की महान पुस्तकालय में आग लगा दी और लगभग 9 मिलियन पांडुलिपियों को जला दिया। ऐसा कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में इतनी किताबें थीं कि वो 3 महीने तक जलती रहीं। इसके बाद खिलजी के आदेश पर तुर्की आक्रमणकारियों ने नालंदा के हजारों धार्मिक विद्वानों और भिक्षुओं की भी हत्या कर दी। खिलजी ने बिहार में चुन चुनकर सभी बौद्ध मठों को नष्ट कर दिया था और लोगों को इस्लाम कबूल करने पर मजबूर कर दिया था। इस्लामी चरमपंथियों ने गया के बौद्धि स्थल को अपने हमले के लिए चुना। ये कहे कि बौद्ध धर्म को मिटाकर ही इस्लाम का अभ्युदय हुआ, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इतिहास गवाह है, तथ्य गवाह है। नालंदा की हजारों जलाई गई पुस्तकों के कारण बहुत सा ऐसा ज्ञान विलुप्त हो गया जो आज दुनिया के काम आता है। कहते हैं कि कई अध्यापकों और बौद्ध भिक्षुओं ने अपने कपड़ों में छिपाकर कई दुर्लभ पांडुलिपियों को बचाया और उन्हें तिब्बत की ओर ले गए, जिसके बाद कालांतर में इन्हीं ज्ञान निधियों ने तिब्बत क्षेत्र को बौद्ध धर्म और ज्ञान के बड़े केंद्र में परिवर्तित कर दिया। दोस्तों, इस हमले को लेकर सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात यह है कि बख्तियार जैसा लुटेरा सिर्फ 200 घुड़सवारों के साथ आया था और नालंदा विश्वविद्यालय में उस समय कम से कम 20,000 छात्र पढ़ रहे थे। निहत्थे और अहिंसक बौद्ध भिक्षुओं ने कभी यह कल्पना भी नहीं की थी कि इस विश्वविद्यालय को सुरक्षा की जरूरत भी होगी। बख्तियार खिलजी ने सेना के अभाव में आरक्षित नालंदा विश्वविद्यालय पर कहर बरपा दिया। हजारों की संख्या में बौद्ध भिक्षुओं का संहार किया गया। शिक्षक और विद्यार्थी वे लहू से पूरी धरती को पाट कर दी। जब एहसान फरामोश खिलजी को चैन नहीं मिला तो उसने एक भव्य शिक्षण संस्था में आग लगा दी। बख्तियार खिलजी धर्मांध और मूर्ख था। उसने ताकत के मद में बंगाल पर अधिकार के बाद तिब्बत और चीन पर अधिकार की कोशिश की, लेकिन इस प्रयास में उसकी सेना नष्ट हो गई और उसे अधमरी हालत में देवकोट लाया गया था।
देवकोट में ही उसके सहायक अली मर्दान ने ही खिलजी की हत्या कर दी थी। बख्तियारपुर, जहां खिलजी को दफन किया गया था, वो जगह अब पीर बाबा का मजार बन गया है। दुर्भाग्य से कुछ मूर्ख हिंदू भी उस लुटेरे और नालंदा के विध्वंसक की मजार पर मन्नत मांगने जाते हैं। दुर्भाग्य तो ये भी है कि इस लुटेरे की मजार का तो संरक्षण किया जा रहा है, लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय का नहीं।